हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 98। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 97 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। मीडिया वाले बोलते हैं अमीर लड़के तो ऐसे ही होते हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर मुँह मारते फिरते हैं। कहने के लिए इनकी एक वाइफ भी है जिसका नाम टीना है, लेकिन देखो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर लड़कियों को ढूंढते फिरते हैं। हमारे पास पक्की खबर है कि निव्यांश इसी बार में है और हम उसे देखे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो संकल्प की आंखें तो अब मीडिया वालों की बात सुनकर खुली की खुली रह गई थी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो संकल्प अभी उसकी बात सुनकर धैर्य के पास आ गया और फिर आकर उसने सारी बातें उसे बता दी। तो धैर्य ने भी कहा कि यार कुछ भी कर संकल्प, हमें इस वक्त निव्यांश के पास पहुंचना ही होगा। तो संकल्प ने कहा कि हाँ यार, कुछ जुगाड़ सोच, चल बार के पिछले साइड जाकर देखते हैं, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने के लिए हमें। तो संकल्प और धैर्य अभी दोनों ही बार के पिछले साइड पर आ गए थे और बार बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन हाँ छोटा भी नहीं था। संकल्प और धैर्य दोनों ही अभी बार के पिछले साइड पर आकर खड़े होकर बार की बिल्डिंग को अच्छे से निहार रहे थे और रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी धैर्य ने कहा कि उस डरपोक को फोन किया या फिर नहीं। तो संकल्प ने कहा कि अरे किया तो था यार, तेरे सामने ही कितने मैसेज कर चुका हूँ मैं इसे, लेकिन पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं। बस एक बार आ जाए फिर बताता हूँ। इतने में ही संकल्प का फोन रिंग होता है। तो संकल्प ने अभी अपना फोन रिसीव किया तो वो अभी निर्भय का कॉल था। तो संकल्प ने कहा निर्भय पर थोड़ा सा गुस्सा निकालते हुए, अबे तू कहाँ पर था, इतनी देर से आया है तू? तुझे कितनी देर पहले कहा था मैंने निव्यांश भाई मुसीबत में है और तू अब तक नहीं आया, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। निर्भय बोलता है कि अरे मैं तो बाहर के बाहरी ही गेट पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ तो दुनिया भर की मीडिया आई हुई है, क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ हुआ है क्या? तो संकल्प ने कहा कि यार तू बार की बैक साइड पर आ जा, हम वहीं पर हैं। तो बार के बैक साइड जहाँ अभी संकल्प और धैर्य दोनों ही खड़े हुए थे, वहीं पर निर्भय और दक्ष भी आ गए थे। दक्ष को देखकर संकल्प ने थोड़ा सा हैरान होते हुए कहा कि अबे तुझे किसने बताया? तो संकल्प बोलता है कि यार इस डरपोक ने अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लिया और मुझे बता दिया। तो धैर्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम सब बात मत करो, अब ये सोचो कि भांजे तक पहुंचेंगे कैसे। चारों भी सोचने लगते हैं कि आखिरी बार के सेकंड फ्लोर पर कैसे जाया जाए। आसपास ना तो कोई रस्सी थी और ना ही कोई सीढ़ी थी जिसके जरिए वो चारों अंदर जा सकते। तो दक्ष ने कहा कि मैं बाइक लेकर आता हूँ, उसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं और फिर उस खिड़की को पकड़ लेंगे और फिर धीरे धीरे कर कर ऊपर भी चढ़ जाएंगे। तो सबने अभी दक्ष की तरफ देखते हुए उसकी बात को मान लिया था और फिर दक्ष वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में दक्ष अपनी बाइक लेकर वहां पर आ जाता है और फिर सारे भाई एक एक करके उस बाइक के ऊपर चढ़कर एक फ्लोर की बालकनी को पकड़कर दूसरे फ्लोर पर आ जाते हैं। अभी चारों ही इस तरह से आ गए थे। सारे भाई मिलकर अब निव्यांश के कमरे को ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें अभी तक मिला नहीं था और फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें निव्यांश का कमरा भी मिल गया था। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चारों ही अब निव्यांश के कमरे की बालकनी में आकर खड़े हो गए थे और फिर कमरे के अंदर भी आ गए थे। तो निव्यांश अभी सिर पकड़े हुए अभी भी बेड पर ही बैठा हुआ था। तो चारों ही जब अंदर आते हैं तो चारों की आंखें अब खुली की खुली रह गई थी। चारों ने ही अब पहली बार निव्यांश के साथ लेटी हुई उस लड़की को देखा था, जो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अभी तक वो लड़की बेहोश ही थी। तो वहीं संकल्प तो अब पहले सीधा वॉशरूम में जाकर घुस गया। तो निव्यांश ने अभी धैर्य को देखकर कहा कि यार ये कहाँ गया? तो धैर्य बोलता है कि बहुत ज्यादा धैर्य के साथ रोक कर रखी थी इसने, लेकिन हाँ शायद अब वो वॉशरूम देखकर रोक नहीं पाया होगा, फ्रेश होने गया होगा और कहाँ। तो संकल्प अभी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से बाहर आया और फिर एक अंगड़ाई तोड़कर बोलता है कि अब जाकर रिलैक्स हुआ हूँ, कितना ज्यादा परेशान हो गया था यार, आहा कितना अच्छा लग रहा है अब। इतने में ही धैर्य भी अब वॉशरूम में चला गया था और फिर ब्रश करता हुआ बाहर की तरफ आया। तो निव्यांश तो अभी हैरानी से धैर्य को ही देख रहा था। तो धैर्य भी बड़े ही धैर्य के साथ अंदर गया और फिर से थूक कर वापस आया और फिर सबको देखते हुए बोला कि वो क्या है ना कि मैं आज ब्रश करके नहीं आया था, तो सोचा कि यहीं पर आकर कर लूं। तो संकल्प भी बोलता है कि हाँ हाँ यार, ब्रश तो मैंने भी नहीं किया है, वहां पर एक्स्ट्रा ब्रश है या नहीं? धैर्य अभी ब्रश करता हुआ बोलता है कि हाँ एक और रखा है, बिल्कुल फ्रेश है ब्रश, जल्दी से जा और कर ले तू भी। तो संकल्प भी जाता है वॉशरूम में और फिर थोड़ी देर के बाद ब्रश करता हुआ बाहर आ जाता है। तो वहीं निव्यांश तो अभी उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर कर
देख रहा था जैसे अभी के अभी उसका गुस्सा उन पर फट जाएगा। वो जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में गुस्सा आना भी लाजमी था। ऊपर से उसके दोनों भाई बिल्कुल चिल मार रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो वहीं दक्ष और निर्भय तो अभी कमरे में ही पड़े हुए सोफे पर आकर बैठ गए और फिर अपने अपने मोबाइल में बिजी हो गए, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई लड़की जिस कंडीशन में अभी उसके भाई के पास लेटी है उससे तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं था। तो वहीं निव्यांश ने भी धैर्य को इशारों में अपने पास बुलाया। तो धैर्य ने भी अब थोड़ा सा इशारा से करते हुए कहा कि अभी आता हूँ। धैर्य वापस से वॉशरूम में किया और फिर कुल्ला करके सीधा वापस आया और फिर टॉवल से हाथ पोंछता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ तो बोलो अब क्या करना है। तो निव्यांश ने उसकी गर्दन पकड़ी और फिर अपने पास खींचा और उसकी कमर पर 3-4 पंच मारकर गुस्से से कहा कि सालो कमीनों कुत्तों, मैं इस कंडीशन में फंसा हुआ हूँ और तुम्हें ब्रश करने की सूझ रही है। छोड़ूंगा नहीं। मेरी यहाँ पर ऐसी की तैसी हो गई है और तुम दोनों हो जो ब्रश कर रहे हो यहाँ पर मामा बना फिरता है ना तू कमीने, तेरा आज मामा निकालता हूँ मैं। धैर्य ने भी जैसे तैसे करके खुद को निव्यांश की पकड़ से छुड़वाया और फिर तभी निव्यांश ने संकल्प को देखकर कहा कि तू यहाँ पर आ जा, जरा तू यहाँ पर आ जा, तुझे भी मैं अभी बताता हूँ। तो संकल्प ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया और फिर वो भी कुल्ला मंजन करके जल्दी से बाहर की तरफ आ गया और अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है कि हम सच में ब्रश करके नहीं आए थे भैया, इसीलिए तो ब्रश कर रहे थे। इससे इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो अभी निव्यांश फिर से दांत पीसता हुआ बोलता है कि मेरे पास आ जा बस, इससे पहले कि मैं उठकर तेरा मुंह तोड़ दूं अभी वहां पर आकर। तो वहीं अभी संकल्प जो निव्यांश के पास जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी निव्यांश ने उसे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली से बोला था कि संकल्प अभी निव्यांश के पास में आ गया था और फिर निव्यांश ने उसे भी पकड़कर 3 से 4 पंच मार दिए। तो संकल्प अभी थोड़ा सा दूर होकर थोड़ा सा एटीट्यूड में बोला कि निकल निकल बाहर बेड सीट से, बहुत मार लिया है हम दोनों को, मामा भांजे को इतना ज़्यादा कौन मारता है, अब ज़रा बताओगे भी या नहीं, इतनी देर से बस ऐसे क्यों बैठे हो आप। तो निर्भय भी अब अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बिजी था और फिर बोलता है कि हाँ हाँ छोटे पैंथर, तू अब तक बेड पर ऐसे बैठा क्यों है, उठ जाओ ना, कपड़े पहन ले, या फिर ये सारी कंडीशन हमें दिखाने के लिए ऐसे बैठा है, तो पता जल्दी से हमें। तो निर्भय भी फिर से बड़े ही प्यार से और थोड़ा सा घबराते हुए निव्यांश को देखकर बोलता है कि वैसे तेरी कंडीशन देखकर मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, बाहर मीडिया खड़ी हुई है, पता नहीं तेरा तो आज क्या ही होगा उन सबके सामने। तो निव्यांश भी दांत पीसता हुआ फिर से बोलता है कि तो तुम चारों को यहाँ पर कीर्तन करने के लिए बुलाया है क्या मैंने, सोचो सोचो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, समझे तुम सब के सब। तो इस पर दक्ष ने कहा कि पहले तुम कपड़े तो पहनो। तो निव्यांश अभी फिर से थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है कि यार कैसे पहनूं कपड़े में, आधी बेड सीट तो इस लड़की ने ले रखी है, तो मैं कैसे निकलूं यहाँ से, और आधी मेरे में है, तो क्या मैं तुम लोगों के सामने उठकर कपड़े बदल लूं क्या। तो संकल्प ने भी हाथ फैलाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, क्या बात है, लगता है आपके दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया है भैया, जब हम यहाँ पर नहीं थे तब तो जाकर आप कपड़े बदल सकते थे ना, वैसे भी ये लड़की तो बेहोश ही पड़ी है, इसे तो जरा सा होश भी नहीं है, तब आप कपड़े बदल सकते थे, इसे क्या पता चलता है कि आपका सामान कैसा है। ये सुनते ही तो अब निव्यांश ने अपने दांत पीसते हुए अपने बालों को नोचते हुए गुस्से से कहा कि सालो कमीनों, आज से पहले ऐसी सिचुएशन में कभी फंसा ही नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर घर के बड़ों को ये पता चल गया ना तो मेरा क्या ही होगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ऐसे किसी लड़की के साथ में हूँ, मेरा तो पोस्टमार्टम ही कर देंगे घर वाले। तो निर्भय बोलता है कि हाँ पोस्टमार्टम तो कर ही देंगे भैया, क्योंकि सबको लगता है कि छोटा पैंथर बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और सबको रिस्पेक्ट करने वाला है, सबको साथ में लेकर चलने वाला है। नील की परछाई पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आपके घर वाले, इन सब को तेरी असलियत अब हकीकत में पता चलेगी तो फिर तेरा तो जेल जाना पक्का ही है। तू तो जानता ही है ना रुद्र मामू को, वो तो छोड़ेंगे नहीं तुझे, एक बार को नील मामू छोड़ भी देंगे तुझे। तो निव्यांश को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी दक्ष ने कहा कि अच्छा बस बहुत हुआ, मजाक मत करो, इस सिचुएशन में से कैसे निकलना है वो कोशिश करो, कैसे निकले हम यहाँ से। तो दक्ष ने भी फिर से तीनों को कहा कि चलो सब अपना अपना मुंह घुमाओ, चलो छोटे पैंथर अब तुम जल्दी से कपड़े बदल लो। तो कपड़े बदलने का मतलब था कपड़े पहनने। दक्ष ने भी अब अपनी हंसी को दबाते हुए कहा कि तीनों ने ही अब दक्ष की बात मानकर अपना अपना मुंह घुमा लिया। तो वहीं जमीन पर पड़े हुए कपड़े देखकर अब दक्ष ने एक एक कपड़ा उठाकर निव्यांश को दे दिया था और फिर खुद भी अपना मुंह घुमाकर खड़ा हो
हो गया। तो निव्यांश ने तो अब अपने कपड़े पहन लिए थे, तो वहीं संकल्प अभी खुद से ही बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि भाई तो आज भी इतना ज़्यादा शर्माते हैं जैसे वो पहले शर्माते थे, जैसे इनके पास अभी कुछ एक्स्ट्रा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा शर्माते हैं। तो संकल्प की बात सुनकर निव्यांश ने एक लात संकल्प के कमर पर मारते हुए कहा कि कमीने, पहले मुझे ये बता, जब मैं तुम्हारे पास नहीं आया था तो तू मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहा था? बोल। मैं यहाँ पर कल रात से पड़ा हुआ हूँ, तो शायद मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ ना कुछ तो मिला दिया हो, जिस वजह से इतना ज़्यादा नशा हो गया था मुझे। लात लगने से अभी संकल्प सोफे पर जाकर गिरता है। उसने भी अपने एक हाथ से अपने कमर को रब करते हुए कहा कि हमें लगा तुम चले गए हो, इसीलिए हमें क्या पता था कि यहाँ पर अभी अय्याशी का अड्डा भी खोल रखा है, आपने यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो। ये सुनते ही तो अब निव्यांश गुस्से में संकल्प की ओर बढ़ने लगा, तो दक्ष ने उसे पकड़ते हुए कहा कि अभी ये सब बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इस लड़की को होश में लाते हैं और फिर यही बताएगी कि कल रात को क्या हुआ था। तो पांचों भाई अभी उस लड़की को देखने लगते हैं, तो वही संकल्प के मुंह से अब धीरे धीरे से निकलता है कि यार ये भाभी तो कुछ एकदम स्नो वाइट सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो संकल्प के मुंह से भाभी सुनकर अब कहीं ना कहीं निव्यांश को तो एक हल्की सी खुशी भी महसूस हो गई थी, लेकिन अब अगले ही पल उसने उस खुशी को झटक दिया और फिर संकल्प की गर्दन को पकड़कर उसे हिलाते हुए उसके बालों को नोचते हुए कहा कि कुत्ते, तुझे कहाँ से भाभी लग रही है ये बता। इसका नाम तक मुझे नहीं पता है, ये कहाँ पर रहती है मुझे तो ये भी नहीं पता है, कहाँ से आई है ये, मुझे ये भी नहीं पता, मेरे कमरे में ये क्या कर रही है ये भी नहीं पता है मुझे, मैंने इसके साथ कुछ किया है या फिर नहीं किया है मुझे तो ये भी नहीं पता है। और तू है जो अपना दिमाग चला रहा है, इसे भाभी बोल रहा है। एक बार मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं तुझे सबसे पहले ऊँट बनाकर मारूंगा, समझा तू। तो संकल्प ने अब जैसे तैसे करके निव्यांश के हाथ से अपनी गर्दन छुड़वाई और फिर तभी धैर्य ने कहा कि यार तुम सब प्लीज थोड़ा सा तो धैर्य रखो, ऐसे लड़ते रहते हो हर जगह, इस लड़की को होश में लाओ पहले। तो वैसे तो अब संकल्प बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा था, बहू दिखने में तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब तो निव्यांश ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी, कुछ भी नहीं जानता था उस लड़की के बारे में, नाम तक नहीं पता था उसे उस लड़की के बारे में, लेकिन उन चारों ने तो उस लड़की को अपना लिया था, उसे अपनी भाभी बना लिया था और बहू बना लिया था। तो वही निर्भय भी अब पानी का गिलास लेकर उस लड़की के मुंह पर छींटे मार रहा था और फिर बोला कि भाभी प्लीज आंखें खोलो, जल्दी से खोलो, हम आ गए हैं। अब तो निव्यांश का मन हुआ था कि वो अपना सिर उठाकर दीवार में ही मार ले, वो चारों ही उसका मामा बना रहे थे। तो वही तीनों भाई अभी दबी हुई हंसी हंस रहे थे, क्योंकि तीनों ही अब बस निव्यांश को चिढ़ा रहे थे। उस लड़की के मुंह पर अब छींटे मारने के बाद भी उस लड़की को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। तो वही दक्ष ने कहा कि ए बहन उठ जाना, सोती रहोगी क्या, हम सबको फंसा दोगी क्या, बस जल्दी से उठ जा, हमें यहाँ से निकलना भी तो है, जल्दी से उठ जा। तो फाइनली अभी उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी थी, लेकिन उसने अपने सामने अभी 5 हैंडसम से लड़कों को देखा। तो कुछ देर तक तो वो लड़की अभी उन 5 को ही निहारती रहती है और फिर थोड़ी देर के बाद ही उसने ये महसूस किया कि वो किस कंडीशन में है और वो अभी 5 लड़के उसे ऐसे देख रहे थे, उसके चेहरे पर अब डर के भाव आ गए थे और वो झटके में एकदम से उठकर बैठने लगी। लेकिन शायद उस लड़की की बॉडी में अभी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिस वजह से वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, वो धीरे धीरे करके उठने लगती है। तभी दक्ष ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला कि इट्स ओके, डरो मत, हम कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें होश आ गया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो लड़की अभी कुछ भी नहीं बोली, बस जैसे तैसे खुद को कंबल से कवर कर रही थी और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों में पानी आ गया। तो वो अब एकदम से रोने लगती है, ना तो वो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी, बस रोए जा रही थी। उस लड़की की कंडीशन देखकर अब निव्यांश ने थोड़ा सा लो वॉइस में कहा कि यार ये डर रही है, तुम जरा सा पीछे हटो। धैर्य, निर्भय, संकल्प अभी तीनों थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो वही निव्यांश ने उस लड़की को देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, लेकिन वो लड़की तो अभी भी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से रोती रहती है। तो दक्ष ने भी अब तकिया लेकर उस लड़की के पीछे से एडजस्ट करके कहा कि देखो, हमें गलत मत समझो तुम, हम बहुत ही ज़्यादा शरीफ घर से आए हैं, तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम प्लीज़ डरो मत, क्या नाम है तुम्हारा मुझे बताओ तुम। तो लड़की अभी कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप से बस रोती रहती है। तो निव्यांश को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, उसने थोड़ा गुस्से में कहा कि खुद को विक्टिम मत बनाओ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, अरे मैं तो जानता भी नहीं था कि तुम मेरे साथ हो, कुछ भी नहीं किया है, जितना तुम रो कर दिखा रही हो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता तो क्या मुझे कुछ पता
पता नहीं चलता क्या? मुझे भी तो याद होता। देखो मुझे बता दो किसने तुम्हें मेरे पास भेजा था यहाँ पर, नहीं तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ अपना मुँह तो खोलो। कुछ तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? तुमने किसने भेजा है? रात जो कुछ भी हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम्हें तो याद होगा ना? बोलो ज़रा क्या हुआ था हमारे बीच में? वो लड़की अभी भी कुछ भी नहीं बोलती है, बस रोती रहती है, लेकिन उस लड़की के आंसू अभी बिल्कुल भी छूटे नहीं थे, बिल्कुल सच्चे थे। तो वहीं उस लड़की को रोता हुआ देखकर निव्यांश का दिमाग अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था। निव्यांश उस लड़की के पास में आता है और फिर उसने एक हाथ से उस लड़की के जबड़े को कसते हुए कहा कि चुपचाप से अपना मुंह खोलो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम खुद को आईने में भी नहीं देख पाओगी। समझी? तुम बताओ सच सच, बताओ क्यों फंसाया है मुझे तुमने, बताओ किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास, बता दो वरना। इतना कहकर अभी निव्यांश उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है तो वही दक्ष ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा कि बस बस करो भैया, उसकी हालत तो देखो जरा। बेशक तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन किसी ने तो कुछ किया होगा ना उसके साथ, किसी ने तो उसे यहाँ पर भेजा होगा, तभी तो उसके शरीर पर इतने सारे निशान हैं। हो सकता है इस लड़की को भी किसी ने फंसाया हो। आप शांत हो जाइए, पहले हम उससे बात करते हैं। तो निव्यांश अभी हमेशा इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जिस कंडीशन में आज था उसका गुस्सा होना भी बहुत ज़्यादा लाजमी था। तो निव्यांश अभी थोड़ा सा पीछे हट गया था और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तो वहीं निर्भय और धैर्य ने भी अब उसे आंखों से इशारा करते हुए शांत रहने का इशारा किया। तो दक्ष भी बिल्कुल ठीक कह रहा था, खुद को शांत करो भैया, और हाँ फिर हम शांति से काम करेंगे। दक्ष ने अभी फिर से जमीन पर पड़े हुए कपड़े उठाए और उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए और बोला कि जाओ जाकर तुम पहन लो इसे। तो वो लड़की अभी रो रही थी, उसने एक बार हैरानी से दक्ष को देखा और फिर अपने कपड़े ले लिए और बेड से उठने को ही, लेकिन जैसे ही वो उठ रही थी धड़ाम से वो जमीन पर गिर पड़ी। अब तो पांचों को ही उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी, लेकिन निव्यांश को तो अब उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारे भाई समझ गए थे कि ये लड़की उठने की हालत में भी नहीं है। तो दक्ष अभी पंजों के बल पर बैठा और उसने उस लड़की को उस चादर से ठीक से कवर कर दिया और फिर उसे उठाकर बेड पर बैठा दिया। तो फिर अभी उसके पास कपड़े रखे और बोला कि हम सारे भाई बालकनी में जा रहे हैं, तुम यहीं पर कपड़े पहन लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वही लड़की अब वो हैरानी से दक्ष को देख रही थी। तो वही दक्ष ने अभी सबको देखकर कहा कि बालकनी में चलो, हम सबको यहाँ पर नहीं रहना है, हम सब बालकनी में जाएंगे, ये यहाँ पर कपड़े बदलेगी। सारे बिना कुछ कहे बालकनी में चले गए। पांचों ही बालकनी में खड़े थे और फिलहाल तो पांचों खड़े हुए ये सोच रहे थे कि वो नीचे कैसे उतरेंगे, वहां से निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वही कमरे में उस लड़की ने भी धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े पहन लिए थे, लेकिन उस लड़की के बदन पर सच में अभी बहुत सारी चोट के निशान थे। करीब 10 मिनट के बाद पांचों ही कमरे में आ जाते हैं। तो उस लड़की ने अभी सिंपल सा लेगी और कुर्ती पहना हुआ था और दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था। उसने खुद को ऐसे कवर किया था कि उसका एक भी निशान अभी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अभी भी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों के बहते हुए आंसू अभी पांचों ही देख रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस भी आ रहा था। वो लड़की अभी भी बेड पर बैठी होकर दक्ष ने कहा कि देखो डरो मत तुम, अगर तुम भी प्रॉब्लम में हो ना तो हमें भी बता सकती हो तुम, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अच्छा चलो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अभी फिर से रोने लगती है और बस फिर से रोती रहती है और अपनी आंखें नीचे कर लेती है कि तभी उस कमरे का मेन गेट किसी ने खटखटाया। तो पांचों भाइयों की नज़र अभी गेट पर जाती है। तो पांचों अभी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि तभी वो गेट फिर से बजने लगता है। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग इस दरवाजे को पीट रहे हैं। तभी बाहर से एक आदमी ने कहा कि हम जानते हैं यहाँ पर निव्यांश प्रताप सिंह किसी लड़की के साथ में है, बाहर आइए, बाहर आइए मिस्टर निव्यांश प्रताप सिंह, हम जानते हैं कि आप किसी लड़की के साथ हैं। पांचों भाइयों के चेहरे की हवाइयाँ तो अब उड़ गई थी। पांचों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि तभी दक्ष ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फिर बालकनी के पास जाकर देखा। तो दक्ष ने अभी निव्यांश की ओर देखकर धीरे से कहा कि हमें यहाँ से निकलना है। बिना आवाज
बकवास किए, चुपचाप से चलो, किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इस पर अभी निर्भय ने धीरे से कहा कि भैया मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो संकल्प ने अब निर्भय के सिर पर एक मार कर कहा कि साले गधे, तेरा नाम निर्भय किसने रख दिया? किसने रखा है तेरा नाम निर्भय? सबसे ज़्यादा डरपोक तो तू ही है हम चारों में। यहाँ से निकलना तो होगा ही ना, या फिर मैं जाकर मेन गेट को खोल दूं और तुझे सामने कर दूं। वहीं दूसरी तरफ गेट और भी ज़्यादा जोर से बज रहा था। तो जैसे कि बाहर खड़े लोग अब गेट को तोड़ ही देंगे, तभी दक्ष ने इशारों में सबको बालकनी में आने के लिए कहा। तो वहीं वो लड़की जो चुपचाप से अभी भी बैठकर रो रही थी, सब बालकनी में आ गए थे। पहले निर्भय नीचे उतरा, क्योंकि सबसे ज्यादा डर अभी निर्भय को ही लग रहा था, इसीलिए सबने निर्भय को जल्दी से नीचे उतार दिया था। और फिर संकल्प और फिर धैर्य भी नीचे उतर गया था। सभी नीचे उतर रहे थे। तो वहीं दक्ष और निवास सभी दोनों ही अब बालकनी में खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे कहना चाहते हो उस लड़की का क्या करें। निव्यांश और दक्ष दोनों के ही संस्कार ऐसे नहीं थे कि उस लड़की को ऐसे छोड़कर वहां से चले जाते। दोनों ही अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो निव्यांश अभी जल्दी से कमरे में जाता है और फिर उसने उस लड़की को देखकर कहा कि चलो चलो तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तुम्हें मीडिया वाले बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, अगर पकड़ी गई ना तो बेकार में मेरा नाम भी बता दोगी तुम। लड़की तो हैरानी से अभी निव्यांश को ही देख रही थी। निव्यांश तो अब उस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था। आखिर कब से वो उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की तो बस रोए जा रही थी, कुछ भी बोल ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे कह रखा हो कि निव्यांश को जवाब नहीं देना है। निव्यांश को अब काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। निव्यांश ने उसकी कलाई पकड़ी और फिर उस लड़की की एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ में भी काफी ज्यादा चोटों के निशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ दरवाजा अभी भी जोरों से बज रहा था, जैसे अब बाहर खड़े लोग दरवाजे के अंदर आ ही जाएंगे। तो निव्यांश ने जल्दी से अब उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा बालकनी में लेकर आ गया। तो वो लड़की तो अभी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसके तो आंखों के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। तो निव्यांश ने अभी फिर से नीचे देखकर कहा कि मैं इसे फेंक रहा हूँ, तीनों मिलकर कैच कर लेना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो दक्ष ने भी अब अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर नीचे खड़े हुए तीनों भाई हंसने लगते हैं। तो वहीं ऐसा बोलते हुए अब निव्यांश को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो निव्यांश ने अभी उस लड़की को देखकर कहा कि तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा और फिर तुम नीचे जाकर सबको जवाब दे देना। इतना कहकर अभी निव्यांश जैसे ही उसे डराने के लिए फेंकने की एक्टिंग करने लगा कि उस लड़की ने कसकर निव्यांश की शर्ट को पकड़ लिया, जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा हो। तो वहीं निव्यांश के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो दक्ष ने कहा कि ये यार ये बत्ती सी बाद में दिखा लेना, पहले इस लड़की को सही सलामत नीचे तो उतारो। तो इस पर अभी निव्यांश ने कहा कि हाँ मैं कैसे उतारूंगा इसे यहाँ से नीचे, इसकी कंडीशन तो खड़े होने की भी नहीं है, ये क्या खाक उतरेगी यहाँ से नीचे। और हाँ इसे तो मैं ऐसे लेकर यहाँ से कूद भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई स्पाइडरमैन नहीं हूँ ना, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। हाँ एक और बात, अगर हम यहाँ से 2 से 3 मिनट में नहीं गए ना तो ये मीडिया वाले गेट ज़रूर तोड़ देंगे और फिर मुझे इसके साथ अगर ऐसे देख कर तो मिर्च मसाला लगाकर टीवी पर ज़रूर चला देंगे और सारी दुनिया वालों को मेरे बारे में बता देंगे कि मैं ऐसे अय्याशी करता हूँ और फिर मेरे घर वाले तो मुझे काला पानी की ही सज़ा दे देंगे। दक्ष ने कहा कि भाई पहले मैं नीचे जाता हूँ और फिर तुम इस लड़की को उतार देना, ये भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, मैं इसके हाथ पकड़ लूँगा, गिरेगी नहीं ये, अब तो ठीक है ना। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो दक्ष अभी नीचे उतरा और फिर एक छोटी सी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपना एक हाथ ऊपर किया तो उस लड़की की तरफ बढ़ाया और फिर वो लड़की भी धीरे धीरे जैसे तैसे करके नीचे उतरी और फिर उसने दक्ष का हाथ पकड़ लिया। दक्ष ने उस लड़की को संभालते हुए नीचे उतार दिया था। तो वहीं निव्यांश अब तक नीचे उतर चुका था। तो वहीं वो लड़की भी अब तक बाइक पर आकर पैर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर अभी बाइक तक जा ही नहीं रहा था कि तभी निव्यांश उसके पास में आया और फिर उसने अपना हाथ फैलाकर बोला कि कूद जाओ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा यहाँ से। लेकिन वो लड़की तो अब जैसे निव्यांश की बातें सुन ही नहीं रही थी, उसे निव्यांश से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो निव्यांश अभी उस लड़की के साथ बहुत
ज़्यादा मज़े ले रहा था। तो दक्ष ने भी अब उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था और फिर दक्ष बोला कि सुनो सुनो भाई, सही कह रहा है, तुम चाहकर बाइक तक ऐसे नहीं पहुंच पाओगी, कूद जाओ, तुम्हें निव्यांश गिरने नहीं देगा, वो तुम्हें अपनी बाहों में संभाल लेगा। लेकिन वो लड़की तो अभी सुन ही नहीं रही थी, अभी भी अपना एक पैर उस बाइक तक ही पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी निव्यांश ने भी दक्ष को देखा और फिर दक्ष ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और वो लड़की गिरने ही लगी थी, लेकिन उससे पहले ही निव्यांश ने उसे पकड़ लिया था। वो दोनों जाकर सीधा सड़क पर गिर पड़ते हैं। तो निव्यांश अभी नीचे था, वो लड़की बिल्कुल निव्यांश के ऊपर आकर गिर गई थी। तो निव्यांश की कमर पर अब थोड़ी सी चोट भी आ गई थी, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे ईंटें पत्थर भी छोटे छोटे से पड़े थे। वो दर्द में बोलता है कि हाय, मेरी कमर तोड़ दी ना तुमने, कितनी ज्यादा चोट लग गई है, इतनी ज्यादा भारी हो तुम, कैसी लड़की हो तुम, बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, कोई तो किसी की तो बात सुन लिया करो। तभी संकल्प और धैर्य भी वहां पर आते हैं और उन्होंने उन दोनों को उठाया और वो लड़की अभी जैसे तैसे करके खड़ी हो रही थी। तो धैर्य ने भी अब उसकी बाजू पकड़कर उसे सहारा दिया ताकि वो गिर ना जाए। तो वहीं संकल्प अभी उस लड़की के भी कपड़े झाड़ रहा था और अपने भाई के भी। तो वो लड़की अभी ये तो देख रही थी कि वो सारे बहुत ही अच्छे लड़के हैं, वो सारे मिलकर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उन लड़कों में अभी कोई भी खोट नहीं थी। वो लड़की भी अब उनके साथ खुद को सेव कर रही थी। अब तक उन लड़कों ने उस लड़की के साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं किया था। तो दक्ष भी अब तक उतर कर नीचे आ गया था। दक्ष ने कहा कि यहाँ पर खड़े होकर अब पंचायत क्या कर रहे हो, ताकि मीडिया वाली आकर पंचायत को रिकॉर्ड कर ले, चलो यहाँ से, वरना तुम्हें पता है ना, मीडिया चूहे की तरह होती है, किसी भी बिल से बाहर आ जाती है। तो निव्यांश ने अभी संकल्प की तरफ देखकर कहा कि अबे खड़ा क्या है, जाकर गाड़ी लेकर आ, हमें जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना है। तो संकल्प ने कहा कि कौन सी गाड़ी, मैं तो बाइक से आया था ना, मैं कोई गाड़ी लेकर नहीं आया था। तो निव्यांश को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था और फिर निर्भय को देखकर कहा कि जा जा तू लेकर आ अपनी गाड़ी, तू तो लाया होगा ना। तो निर्भय ने भी कहा कि भाई, मैं तो दक्ष की बाइक के पीछे बैठकर आया था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो वही दक्ष ने भी अब कैब को बुक कर ली थी अब तक, और फिर निव्यांश को देखकर कहा कि कोई बात नहीं, मैंने कैब को बुक कर लिया है, अब बस आती ही होगी और यहाँ पर आ जाएगी तो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। तो निव्यांश ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को लेकर जाएंगे कहाँ पर, कहीं तो रखना ही होगा इसे। तो संकल्प ने कहा कि कहीं नहीं, राठौड़ हाउस लेकर चलते हैं, वैसे भी नाना नानी घर पर नहीं है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं जान पाएगा। तो रहर बोलता है कि अबे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, नाना नानी घर पर नहीं है, लेकिन हाँ घर के नौकर तो घर में है ना, मम्मी पापा के सामने तोते की तरह सब कुछ पटर पटर कर देंगे और फिर मेरा तो तोता ही बना देंगे मम्मी पापा। सब ने भी फिर से निर्भय की तरफ देखा। तो निर्भय ने कहा कि मेरी साइड क्या देख रहे हो, हाँ चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मम्मी पापा पूछेंगे तो जाकर बता देना कि हम इस लड़की को कैसे और किस सिचुएशन में लेकर आए हैं घर पर। सब ने भी फिर से दक्ष की तरफ देखा। तो दक्ष ने कहा कि भाई मेरी दो दो माँ है, दो दो पापा हैं और उन चारों का मैं एक लौता ही सहारा हूँ, मेरी तरफ मत ही देखो, मेरी तरफ से कोई सहारा नहीं है तुम चारों लोगों को, इसीलिए तुम खुद का ही अरेंजमेंट कर दो। इस स्नो वाइट को मैं अपने घर पर लेकर नहीं जा सकता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पांचों ही सोचने लगते हैं कि आखिर उस लड़की को लेकर जाएंगे कहाँ पर। चारों ही काफी ज्यादा टेंशन में थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो वहीं अभी निव्यांश ने उस लड़की की बाजू से उसे पकड़ा हुआ था। वो लड़की अभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। धीरे धीरे वो लड़की अभी गिरने को हो रही थी कि तभी उसने खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ निव्यांश की कमर पर लपेट दिए थे और फिर निव्यांश के शरीर में भी एक झनझनाहट सी दौड़ पड़ी थी। आज अजीब सी फीलिंग आज निव्यांश के दिल में आ रही थी, उसका दिल एकदम से झनझना रहा था। तो निव्यांश ने भी झुककर उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो निव्यांश अभी कुछ देर तक उस लड़की की खूबसूरती को ऐसे ही देखता रहता है, जैसे उस लड़की की खूबसूरती ने निव्यांश को अपने काबू में कर लिया, वो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैच हो रहा था। तो निव्यांश ने भी अब उस लड़की को संभालने के लिए उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया था और न चाहते हुए भी अपनी बाजू उस लड़की की कमर पर लपेट दी थी। तो निव्यांश ने अब उस लड़की को खुद से ऐसे चिपका कर रखा था जैसे वो कितनी ज्यादा कीमती हो, उसे वो कभी खोना ही नहीं चाहते हैं। वो लड़की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रही थी उसके लिए। थोड़ी देर के बाद वहां पर कैब आ जाती है। तो निव्यांश अभी वो लड़की को लेकर कैब में बैठता है। निर्भय और संकल्प चारों ही उसे कैब में आकर बैठ गए। तो वहीं दक्ष और धैर्य अभी अपनी अपनी बाइक पर गाड़ी को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लड़की लगभग
भाग अभी फिर से बेहोश हो चुकी थी। तो निव्यांश अभी उसे अभी भी खुद से चिपका कर ही बैठा हुआ था। तो निव्यांश अभी इतना तो ज़रूर समझ गया था कि वो लड़की अभी किसी न किसी ट्रैप का शिकार ज़रूर हुई है। तभी संकल्प ने निर्भय से कहा कि अरे यार, दक्ष से पूछो तो ज़रा कि हम जा कहाँ रहे, किसके घर पर जाना है हमें इस लड़की को लेकर। तो निर्भय ने अभी दक्ष को मैसेज किया और फिर थोड़ी ही देर में दक्ष का रिप्लाई भी आ गया। मैंने तो गाड़ी प्रताप हाउस के लिए बुक कर दी है, तुम लोग अभी लोकेशन चेंज कर दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। और ये सुनते ही तो अब निर्भय के हाथों से फ़ोन छूट गया था। तो संकल्प जो कि अभी आगे बैठा हुआ था, उसने पीछे देखकर निर्भय की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, तो क्या कहा है दक्ष ने, कहाँ के लिए गाड़ी मोड़नी है। तो निर्भय तो अभी फिर से डरता हुआ हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि भाई भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसने तो गाड़ी प्रताप हाउस के लिए बुक कर दी है। ये सुनते ही अब संकल्प और निव्यांश दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि क्या क्या अबे साले ने तो हमें मरवाने के पूरे इंतजाम करके रखे हैं, साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। संकल्प ने भी फिर से ड्राइवर की बाजू को पकड़कर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि भाई गाड़ी ना तू साइड में ही लगा दे, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा जीना है, मुझे तो अपनी जवानी जीनी है, मुझे तो यहीं पर तू उतार दे और फिर तू इन्हें लेकर जैसे इधर प्रताप हाउस में चला जा। तो निव्यांश ने भी एक हाथ से उस लड़की को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ से उसने संकल्प के बाल नोचते हुए कहा कि अबे अबे अपने भाई को ऐसे अकेला छोड़ेगा तू, तुझे शर्म नहीं आती है, अपने निव्यांश भाई को ऐसे छोड़कर जा रहा है तू, अगर मैं जिंदा गड़ूंगा ना तो तू भी मेरे बराबर में ही जिंदा ही गड़ेगा, समझा तू, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी, तू भी मेरे साथ सीधा प्रताप हाउस में ही जाएगा, वरना तेरी खैर नहीं, बाल नोच कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा तू। तो संकल्प भी बहुत ही मेहनत से अपने बालों को छुड़ा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अंशिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी आलस से भरी आवाज में कहा कि माँ 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 माँ, मेरी बड़ी माँ, चाची प्लीज़ एक कॉफ़ी दे दो ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन उसे अभी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो अंशिका ने भी फिर से कहा कि बड़ी माँ आप तो जानती हो ना, मम्मी मुझे कॉफ़ी नहीं पीने देंगी, आप ही दे दो प्लीज़। चाची कहाँ हो आप, प्लीज़ आप ही दे दो। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो अंशिका को अब थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो एकदम से बेड से उठकर बैठ जाती है। तो अंशिका ने जब अपनी आंखें ठीक से खोलती और फिर मलते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपने कमरे में ही नहीं थी, वो तो किसी और कमरे में थी। वो कमरा सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही सुंदर से लग्जरी कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा इतना ज़्यादा खूबसूरत था जैसा उसने सपनों में देखा था। अंशिका उस कमरे को ही देखती रहती है। तो अंशिका भी उस कमरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसने जल्दी से खुद को देखा तो उसके कपड़े उसके बदन पर ही थे। तो अंशिका भी इतना तो समझ गई थी कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। वो जैसे कल घर से निकली थी वैसे ही आज है। थोड़ी देर के बाद अंशिका बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे रूहान, अरमान और शिखा तीनों ने ही अपने कानों में उंगली डाल ली थी। तो वहीं अजीत सचदेवा जी के चेहरे पर आज पहली बार हल्की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। तो रूहान को भी अब समझते देर नहीं लगती है कि अरमान ने अबीर की गर्लफ्रेंड का किडनैप करवा लिया है और उसे अपने घर में ही रख लिया है। तो रूहान अभी गुस्से में बोलता है कि अरमान अरमान तुम पागल हो गए हो क्या, बिना सोचे समझे तुमने अंशिका की किडनैपिंग कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे किसी लड़की को किडनैप करते हुए और उसे यहाँ पर लेकर आ गए। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करके तुम अंशिका के दिल में अबीर के लिए प्यार जगा सकते हो। तो अरमान जो अभी अपना नाश्ता करते हुए बोलता है कि मैंने अबीर से वादा किया था कि मैं उसकी शादी अंशिका के साथ ज़रूर करवा दूंगा, इसीलिए और प्यार जगाने का वादा मैंने उसके साथ नहीं किया था, बस मैंने तो ये वादा किया था उसकी शादी उससे करवाने के लिए। तो रूहान ने फिर से गुस्से में कहा कि सीधी सीधी बात बोलना कि तू प्रताप फैमिली की इज्जत को उछालना चाहता है, कुछ भी समझ लो तुम। लेकिन हाँ, आज तो अभी अंशिका की शादी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए रूहान। तो अभी अरमान जवाब देते हुए रूहान की तरफ देखकर बोलता है। तो रूहान भी समझ गया था कि अरमान अभी उसकी बात को नहीं मानेगा। तो अरमान अभी बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिद्दी था। तो वहीं रूहान जो बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योर और सुलझा हुआ लड़का था, इसीलिए
रूहान ने अपने पापा का बिजनेस भी जल्दी से संभाल लिया था। रूहान ने अभी फिर शिखा से कहा कि मिसेस सचदेवा जरा सा देख कर आइए कि वो लड़की क्यों चिल्ला रही है, उसे क्या प्रॉब्लम है। शिखा भी रूहान के कहने से अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और फिर उसने अजीत सचदेवा के चेहरे को एक नैपकिन से साफ किया और फिर धीरे से बोलती है कि पापा मैं अभी देख कर आती हूँ कि आखिर अंशिका इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही है, आप यहीं पर बैठना। तो शिखा भी अंशिका के पास में चली गई। तो वहीं अजीत ने भी आज अपने मन ही मन कहा था कि ये दोनों भाई शिखा को अपनी माँ कब कहेंगे उसे अपनी माँ, कब मानेंगे कि इन सब में शिखा की कोई भी गलती नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी मजबूरी थी। कब समझेंगे कि शिखा तो इस घर में एक लक्ष्मी का रूप बनकर आई है और बेचारी शिखा ये तो अपने हक के लिए लड़ती भी नहीं है। क्यों नहीं लड़ती है ये लड़की अपने हक के लिए, क्यों इनकी बातें सुनती है, क्यों इन दोनों के कान पर खींच कर नहीं मारती है एक थप्पड़। लेकिन जिस दिन शोभित आ गया ना, इन दोनों की खटिया खड़ी कर देगा वो। हाँ, तो वही शिखा जब अभी अंशिका के पास में गई तो अंशिका जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो अंशिका ने अभी शिखा को देखा तो उसे देखती ही रह गई। अंशिका को अब शिखा में अपनी माँ की परछाई नजर आ रही थी। शिखा भी अब किट्टू और देशा जैसी बहुत ही ज्यादा मासूम सी लग रही थी, उतनी ही ज्यादा मासूम, उतनी ही ज्यादा प्यारी और उतनी ही ज्यादा अच्छी। तो अंशिका ने जब शिखा को देखा तो उसे देखकर धीरे से कहा कि ये किसका घर है और मैं यहाँ पर कैसे आई, कौन लेकर आया है मुझे यहाँ पर। शिखा बोलती है कि सचदेवा हाउस, अजीत सचदेवा का नाम सुना है तुमने, उन्हीं का घर है ये। तो अंशिका ने अभी अजीत सचदेवा का नाम पहली कभी भी नहीं सुना था, आज पहली बार ही सुना था। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी भी अजीत सचदेवा का नाम नहीं सुना है। तो शिखा भी अंशिका को देखते हुए बोलती है कि अरमान सचदेवा का नाम सुना है तुमने। अरमान का नाम अंशिका ने सुना था और फिर उसका नाम सुनते ही अंशिका का गुस्सा अब दुगना हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अरमान का नाम सुनकर। अंशिका चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ, वो बंदर न जो आंखों पर ज़्यादातर काला चश्मा लगाता है और 20-20 मुस्टंडों को पाल कर रखा हुआ है उसने, और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर। एटीट्यूड तो ऐसे देखो जैसे पैदा ही नहीं हुआ हो, आसमान से सीधा नीचे गिर गया हो आकर। बहुत ही बदतमीज लड़का है वो। अंशिका भी जैसे बोल रही थी तो शिखा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, जो काफ़ी दिनों के बाद आई थी। तो वहीं अंशिका ने भी अब जी भरकर अरमान की इज्जत उतार दी थी, उसे न जाने कितना भला बुरा बोला था। आखिर में अंशिका ने कहा कि वैसे वो मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया है क्या, और आप कौन हो, उसकी माँ हो क्या। तो शिखा ने कहा कि मैं उसकी। तो शिखा ने अभी इतना ही कहा था कि बाहर से अरमान कमरे में अंदर आया और बोला कि ये हमारी केयर टेकर हैं। और ये सुनते ही तो शिखा की आंखों से एक आंसू बाहर बह गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और फिर वहां से चुपचाप वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो अंशिका भी शिखा को जाते हुए देख रही थी। तो अंशिका ने भी अब अरमान की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे किडनैप करोगे। तुम्हें पता भी है मेरे पापा भाई को अगर पता चल गया ना तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो। अरमान ने हंसते हुए अभी अंशिका से कहा कि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप को जब पता चलेगा कि तुम्हारा किडनैप हो गया है तो वो तो सच में मानेंगे भी नहीं कि तुम्हारा किडनैप हो गया। मुझे नहीं लगता उन्हें यकीन होगा कि तुम्हारा किडनैप हो सकता है। तो अंशिका ने कहा कि ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे मेरा फ़ोन दो, समझे तुम। तो अरमान ने कहा कि फ़ोन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, इनफैक्ट तुम्हारी आज शादी है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनते ही अंशिका की आंखें एकदम से फैल गई थी। तो अंशिका ने कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा, और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। मेरी शादी किससे किससे करवा रहे हो मेरी शादी, मैं क्यों शादी करने लगी, वो भी किसी ऐसे आयरे गहरे से। इस पर अभी अरमान ने कहा कि शादी तो तुम्हारी आज ही होगी और ज़रूर होगी। तभी एक सर्वेंट एक बड़ा सा बैग लेकर अंदर आता है और फिर उसने वो टेबल पर रख दिया और फिर सर झुकाकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। तो अरमान ने बैग की ओर इशारा करते हुए अंशिका से कहा कि हाँ, तो उसमें है तुम्हारी वेडिंग ड्रेस, तुम्हारा मन करे तो तुम उसे पहन लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं। तुम जीन्स टॉप में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हो, हम इसी में ही तुम्हारी शादी करवा लेंगे, समझी तुम।
और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अंशिका को तो अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो अंशिका बोलती है कि मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम, और हाँ ज़्यादा बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह अभी के अभी यहीं पर तोड़ दूंगी मैं। इतना कहकर अंशिका ने भी अरमान की ओर अपना हाथ उठाया उसे मारने के लिए, और फिर तभी अरमान ने अंशिका का हाथ वहीं पर पकड़ लिया और फिर अरमान ने उसे अंशिका को अपनी सुलगती हुई आंखों से देखा और गुस्से से बोला कि जो कह रहा हूँ ना वो चुपचाप से करो, जबरदस्ती पर उतर आया ना तो तुम क्या पूरा प्रताप खानदान भी मुझे नहीं रोक पाएगा, समझी तुम। इसीलिए चुपचाप से मेरी बात को मान लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर तो अरमान ने अब अंशिका का हाथ जोर से झटक दिया और वहीं अंशिका जो आंख फाड़े भी अरमान को ही देखती रहती है। तो अरमान जो भी कमरे से बाहर चला गया था उसने बाहर का गेट भी बंद कर दिया था ताकि अंशिका कहीं भी बाहर ना जा सके। तो वहीं अंशिका अब जल्दी से आगे आती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए बोलती है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, सुना तुमने, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी और जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। मेरे पापा और बड़े पापा को पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे, समझे तुम। अरमान सचदेवा, और तुम्हारी चिता को मैं अग्नि भी नहीं दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप ब्रदर्स अभी ये सोच रहे थे कि वो उस लड़की को लेकर कहाँ पर जाएंगे और इतने में ही प्रताप हाउस भी आ गया था। ड्राइवर ने प्रताप हाउस से कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कम करते हुए कहा कि सर आपको यहीं पर उतरना है क्या या फिर आगे लेकर चलूं। तो वहीं संकल्प जो कि अभी आगे ही बैठा हुआ था उसने अपने घर के बाहर अभी 3-4 पुलिस की गाड़ियां भी देखी थी, जिसे देखकर उसकी तो हवा एकदम से खराब हो गई थी और चेहरे पर पसीने आने लगे थे। उसे लगा कि शायद घर के बड़ों को निव्यांश के बारे में सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए उन्होंने निव्यांश को पकड़ने के लिए पुलिस भी बुला ली है। आज तो अब उन दोनों भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। तो संकल्प ने भी जल्दी से ड्राइवर की बाजुओं को पकड़ा और उसे बोला कि रोक रोक यार, यहीं पर रोक। अब क्या सीधा प्रताप हाउस के अंदर घुसेड़ देगा क्या गाड़ी, रोक यहीं पर चुपचाप से। तो ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी वहीं पर रोक दी। तो संकल्प ने अभी पीछे पलटकर निव्यांश को देखा और बोला कि भाई भाई बड़े पापा और पापा ने तो तुम्हें पकड़वाने के लिए पुलिस तक बुला ली है, अब क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर आज हम उनके सामने गए तो आज हमारा भर्ता बना देंगे, मामा बना देंगे हमारा, क्या करना है अब। निव्यांश ने भी अपनी गर्दन गाड़ी के गेट से बाहर निकाल कर देखा तो उसने भी अब 3-4 पुलिस की गाड़ियों को देखा और फिर उसे देखकर उसकी भी हवा टाइट हो गई थी, उसे भी पसीने आने लगे थे। उसे लगा कि शायद उसके मम्मी पापा ने उसे पकड़ने के लिए पुलिस बुलाई है। तो वही निर्भय की हाथों को तो रगड़ने लगता है डर के मारे। निव्यांश ने अपने मन ही मन बोला यार मीडिया को पता नहीं चला, फिर पापा को कैसे पता चल गया। हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे साथ आज, मैं तो आज पूरी तरीके से ही फंस गया हूँ। अब मैं इन सब से कैसे निकलूं, कैसे बचूं मैं इन सब से, अब क्या करेंगे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, भगवान आप कोई तो रास्ता दिखाइए। काश मेरी दोनों चाची बाहर मिल जाती मुझे, तो मुझे बचा लेती, लेकिन अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। कौन बचाएगा मुझे, भगवान तू ही आजा जल्दी से। तो वहीं निर्भय ने कहा कि संकल्प ठीक कह रहा है भाई, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब मालदीव्स या फिर मॉरिशस चलते हैं। संकल्प ने भी पीछे से हाथ किया और फिर निर्भय के थाई पर 2 पंच मारकर गुस्से से बोला कि पहले यहाँ से तो निकल, मॉरिशस जाएगा तू साले, पहले यहाँ से बच, फिर तुझे जहाँ भी जाना है तू चला जाइयो। फिर उसने भी ड्राइवर से कहा कि भैया यहाँ से चलिए, हमें यहाँ पर नहीं उतरना है, ये तो गलत रास्ता बता दिया है। तो ड्राइवर ने अभी फिर से अपनी गाड़ी घुमा ली। तो वहीं अंशिका भी कंटिन्यू अभी दरवाजे को ही पीटे जा रही थी और गुस्से में बोले जा रही थी कि सच कहती हूँ अरमान, तुम्हें जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी, तुम मेरे हाथों मरोगे, मुझे पता है तुम्हें और कोई नहीं मारेगा, मेरे हाथों से मरोगे तुम, स्वर्ग प्राप्त होगा तुम्हें। दरवाज़ा खोलो, मैं किसी से भी शादी करने वाली नहीं हूँ, समझे तुम। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो तुम्हारे दूध में जहर देकर मार दूंगी तुम्हें, समझे तुम अरमान। तो अंशिका ने ये सब कुछ बोल दिया था और फिर चुपचाप होकर सोचने लगी थी कि क्या अरमान मुझसे शादी करना चाहता है, क्या वो मुझे पसंद करता है। वैसे देखने में बुरा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है वो, अच्छा ही है अगर शादी कर लेगा, लेकिन ज़बरदस्ती शादी क्यों कर रहा है मुझसे। सीधा सीधा पापा से हाथ भी तो मांग सकता था मेरा, पापा तो वैसे भी इसकी पर्सनालिटी देखकर इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे तो एक ही बार में हाँ भी कर देते, वो तो आंख बंद करके इससे शादी करने के लिए हाँ कर देते। नहीं नहीं, अरमान मुझसे शादी नहीं कर रहा है, फिर मैं इसके दूध में जहर कैसे मिलाऊंगी, कैसे मारूंगी मैं इसे, कितने ज़्यादा
ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। खैर छोड़ो, दरवाज़ा पीटती हूँ, शायद कोई खोल देगा। इतना कहकर अंशिका भी फिर से दरवाजे को पीटने लगती है और फिर तभी दरवाज़ा एकदम से खुल गया था। तो रूहान जो कमरे के अंदर आया और फिर रूहान के हाथ में एक छड़ी थी और आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। अंशिका ने भी रूहान को देखा तो थोड़ी देर के लिए वो एकदम से शांत हो गई थी। उसने अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को अंधा देखा था, उसे तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। आज पहली बार था कि अंशिका ने इतने हैंडसम लड़के को अंधा देखा था। फिर उसने रूहान की बाजू को पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा कि आप देख नहीं सकते हैं क्या? तो रूहान ने कहा कि हाँ, 1 साल पहले देख सकता था मैं, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी आंखें चली गई। फिर अंशिका ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं अंशिका हूँ, अंशिका प्रताप सिंह, रुद्राक्ष प्रताप सिंह की बेटी, और मेरी माँ यानी कि कात्यायनी प्रताप सिंह की जान हूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे। मेरे पापा और मेरी मम्मा दोनों की ही जान हूँ मैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो रूहान ने कहा कि हाँ, मैं रूहान हूँ, अरमान का भाई, रूहान सचदेवा। तो अंशिका ने कहा कि लेकिन आप तो बिल्कुल अरमान जैसे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अलग हैं आप अरमान से। आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देखो ना कितने प्यार से बात कर रहे हैं आप मुझसे। और एक आपका भाई है जो हमेशा ही जला भुना रहता है, हमेशा एटीट्यूड में रहता है, ऐसा क्यों है वो? कोई प्रॉब्लम है क्या उसे? तो रूहान ने कहा कि वो सब छोड़ो, तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना? तो अंशिका भी अपने पंजों के बल बैठ जाती है और फिर उसने अपने दोनों हाथ रूहान की थाई पर रखकर कहा कि हाँ हाँ भैया, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है मुझे। तो रूहान ने कहा कि अब तुमने मुझे भैया बोला है ना, तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करो प्लीज़, मेरे पास बैठो, मेरे पैरों के पास नहीं, समझी तुम? तो अंशिका भी उठकर रूहान के पास पे आकर बैठ जाती है और बोलती है कि आपको पता है, मेरे सबसे बड़े भाई है ना निव्यांश, वो बिल्कुल आपके जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। वो भी आपके जैसे बहुत ज़्यादा समझदारों वाली बातें करते हैं, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी भी अपने पैरों के पास नहीं बैठने देते हैं, हमेशा अपने पास में अपने बराबर में बैठते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि छोटी बहन तो हमेशा दिल में रहती है, उसे कभी भी पैर के पास नहीं बैठना चाहिए। रूहान ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल ठीक कहता है, जानता हूँ तुम्हारे बड़े भाई को मैं 1-2 बार मिला भी हूँ, मुझे शकल याद नहीं है, लेकिन हाँ सुना है कि बिजनेस इंडस्ट्री में। और मेरे संकल्प भाई जो मेरे चाचा चाची के लड़का है, एक निर्भय है जो मेरे बुआ और फूफा जी का लड़का है, एक धैर्य भैया है, वो एक्चुअली भैया नहीं है, वो तो मेरे मामा लगते हैं, पर हम सब उन्हें भैया ही कहते हैं क्योंकि उनके एज और हमारी एज लगभग बिल्कुल सेम है और वो ज़्यादातर हमारे साथ में ही रहते हैं, इसीलिए मैं उनको भी भैया कहती हूँ। मेरे 4 भाई हैं और जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो रूहान ने कहा कि अंशिका, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, अगर तुम जाना चाहती हो ना यहाँ से, तुम अपने भाई को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लो, वो तुम्हें यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूहान ने अपना फ़ोन अंशिका के हाथ पर रखते हुए कहा कि लो, तुम्हारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, अरमान इस वक्त अभी स्टडी रूम में है, 10 से 15 मिनट में वहाँ पर रहेगा और फिर वो हॉल में आ जाएगा और फिर चिल्लाता हुआ मुझे ढूंढेगा, इसीलिए जल्दी से तुम कॉल कर लो, जिसको भी करना है यहाँ पर बुला लो। अंशिका ने भी झट से फ़ोन लिया और फिर संकल्प को कॉल किया, तो संकल्प ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने फिर से निव्यांश को कॉल किया, तो निव्यांश तो अभी पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था, उसने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया था। तो अंशिका ने भी आखिरी में निर्भय को कॉल किया और निर्भय ने भी टेंशन में होने की वजह से अंशिका का फ़ोन उठा लिया और फिर वहीं अंशिका ने भी फ़ोन अभी लाउड स्पीकर पर डाल दिया था क्योंकि वो रूहान को दिखाना चाहती थी कि उसके भाई कैसे उसके लिए जान दे सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कैसे अपने भाइयों की लाडली है। तो अंशिका ने कहा कि निर्भय भाई कहाँ हो आप सब, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज़ प्लीज़ आकर मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो निर्भय ने भी डर के मारे फ़ोन को लाउड स्पीकर पर किया हुआ था। तो अंशिका की आवाज़ सुनते ही संकल्प ने भी कहा कि यार, किडनैपर को जान से मत मार देना वरना तुझ पर भी केस हो जाएगा, समझी तू? और हाँ वृंदा, ताई से हम सब की बनती भी नहीं है जो तेरा केस हैंडल कर लेंगी। ये सुनते ही अब अंशिका की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं रूहान को एकदम से हंसी आ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसा नहीं था क्योंकि वो जानता था कि अंशिका उसकी बातों का बुरा मान
जाएगी। तो अंशिका ने अभी फिर से थोड़ा सा गुस्से से कहा कि अरे संकल्प भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मेरा किडनैप हो गया है और मैं पूरी रात प्रताप हाउस में भी नहीं थी, मैं तो कहीं और थी भैया, जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। तो संकल्प ने कहा कि अच्छा अच्छा अंशिका, जहाँ है ना तू वहीं पर रहे, प्रताप हाउस में वैसे भी पुलिस आई हुई है, ऐसा ना हो कि पापा तुझे भी अरेस्ट करवा दे। मुझे तो किडनैपर पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, तू क्या करेगी उस किडनैपर का? अभी भी कह रहा हूँ, जोश में आकर जान से मत मार देना उसे, वरना बड़ा शेर छोटा पैंथर कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा, समझी? तो चुपचाप से अब शांति से बैठ जा। तो अंशिका ने अभी एक बार फिर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहा कि संकल्प भाई, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं सच कह रही हूँ, चुपचाप से मेरी बातों पर यकीन करो, मेरा किडनैप हो गया है, प्लीज मुझे आकर बचाओ। इस बार निर्भय ने कहा कि तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कौन सा किडनैपर है जिसने तुझे पहले किडनैप किया है और फिर तेरे हाथ में अपना फोन भी थमा दिया है, जिस पर तू ऐसे अकड़ कर बात कर रही है हमसे? हमारा पागल मत बना, मामा मत बना मुझे, समझी? तो हम पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तुझसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है हम, समझी? तो और तू फिर भी किडनैपर के सिर पर डंडा मार कर भाग नहीं सकती है क्या? हम तो कहीं भी भाग नहीं सकते हैं, तू तो एक बार भाग भी सकती है। अंशिका भी अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर, समझी? तू हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, अब प्लीज़ फ़ोन को कट कर दे और दोबारा फ़ोन मत करियो। तो संकल्प अभी बिल्कुल सही कह रहा है, प्रताप हाउस में मत आना, यहाँ पर पुलिस आई हुई है, पापा तुझे अरेस्ट न करवा दे, इसीलिए चुपचाप से शांति से वहीं पर बैठ जा। इतना कहकर तो अब संकल्प ने फिर से फ़ोन को कट कर दिया था। अब तो अंशिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तो वहीं रूहान को तो अब अंशिका के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल पता चलेगा कि आखिर अरमान और अंशिका के बीच में क्या होगी लव स्टोरी, या फिर होने वाली है बहुत बड़ी घमासान। कल पता चलेगा, इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना।